प्यारे बच्चों, आज इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में आर्ट्स विषय का इकोनॉमिक्स का एग्जाम था। आप लोगों ने एग्जाम दे लिया होगा। आंसर मिला लीजिए, आप लोगों ने कितना सही किया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न के आंसर को मिलान करेंगे और 1-2 घंटा बाद सब्जेक्टिव भी उपलब्ध करा देंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो आने वाले एग्ज़ाम है उस पर ज़्यादा फोकस करना है। जैसे आने वाले एग्ज़ाम अभी समाजशास्त्र है, ज्योग्राफी है, तो उन प्रश्नों को देखना है। बाद में हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्नों को भी देख लेंगे। तो पहला क्वेश्चन आया था आपका, निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था की एक केंद्रीय समस्या है। तो अर्थव्यवस्था ये बताया हुआ क्वेश्चन है, मैंने इसको बताया है तो आप लोगों ने हमको लगता है सही मारा होगा। इसका आंसर जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा किसके लिए उत्पादन हो। दूसरा क्वेश्चन आया था, अर्थशास्त्र में व्यष्टि और समष्टि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने किया था। ये मैंने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा और आ गया। आप लोगों ने इसका आंसर क्या लगाया होगा बताइए, एडम स्मिथ, रैगनर फ्रिश, माल्थस या फिर मार्शल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका रैगनर फ्रिश। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो आया था आपका, एक किसान खेतों की जुताई के लिए ट्रैक्टर और हल बैल के बीच किसी एक तकनीक का चयन करता है। उसका यह चयन अर्थव्यवस्था के किस केंद्रीय समस्या से मेल खाता है। तो क्या उत्पादन करे, कैसे करे, किसके लिए करे और कितनी मात्रा में करे। तो यहाँ पर होगा किस तकनीक से हम लोग ये उत्पादन को करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा आपका बी आंसर, कैसे उत्पादन करे। तो तीसरा का आपका बी हो जाएगा करेक्ट। चौथा नंबर है, किस अर्थशास्त्री के अनुसार उपयोगिता का मुद्रा में मापा जाता है। तो किस अर्थशास्त्री ने इसको कहा था, रॉबिन्स, मार्शल, एडम स्मिथ या वार्लस। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो मार्शल हो जाएगा। सब आपका जैक द्वारा मॉडल क्वेश्चन जो जारी किया गया था पूर्व में, इस बार नहीं, पूर्व में जो जारी किया गया था उसी से सारा क्वेश्चन आपका आ रहा है। तो इसलिए और सभी विषय का आप लोग पूर्व वाले मॉडल क्वेश्चन को जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन बैंक जो जेसीईआरटी द्वारा निकाला गया उसको कीजिएगा और 5-6 साल का बैक जो जैक द्वारा प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछेगा उन सारों को कर लीजिएगा, तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। पांचवा क्वेश्चन था, एक व्यक्ति 4 गोलगप्पे का उपयोग करता है, उसे प्रत्येक व्यक्तिगत इकाई से क्रमशः 15 यूटिल, 12 यूटिल, 10 यूटिल तथा 8 यूटिल उपयोगिता मिलती है। तो उसे 4 गोलगप्पे के उपभोग से कुल कितनी उपयोगिता प्राप्त होगी। तो क्या करना है, 12, 15, 12, 10 और 8 को जोड़ देना है। जोड़ने पर आपको क्या प्राप्त होगा, तो आपको प्राप्त होगा सी, 45 यूटिल। छठा नंबर क्वेश्चन आया था आपका, यदि वस्तु X की कीमत कम होने से वस्तु Y की मांग कम हो जाती है तो इन दो वस्तुओं को क्या कहा जाता है। ये भी अपना मॉडल क्वेश्चन से ही आया है, प्रतियोगी वस्तु, पूरक वस्तु, घटिया वस्तुएं या असंबंधित वस्तु। तो इसका आपका करेक्ट आंसर जो है वो ए हो जाएगा, प्रतियोगी वस्तु। सातवां नंबर आपका क्वेश्चन आया था, यदि किसी वस्तु की कीमत में 5% की कमी होने से उसकी मांग मात्रा में 8% की वृद्धि होती है तो मांग की कीमत लोच का मान क्या होगा। ये साइंस में भी एक इस तरह का क्वेश्चन आया था। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा सातवां का 8/5 कर दीजिएगा। कीमत क्या होता है, मात्रा ऊपर रहता है, ठीक है, मात्रा ऊपर और कीमत नीचे। 5 से 8 को भागा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1.6। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां नंबर है, एक उत्पादन फलन Q बराबर फंक्शन ऑफ L के में Q जो है वो क्या प्रदर्शित करता है। तो Q है दो वस्तुओं का संयोग है, दो साधनों का सहयोग, या उत्पादन की अधिकतम मात्रा या उत्पादन की न्यूनतम मात्रा। तो यहाँ Q जो है वो उत्पादन की अधिकतम मात्रा को बताता है, L श्रम को बताता है, K पूंजी को बताता है। आठवां का आपका सी हो जाएगा। नौवां जो है वो है, परिवर्तनशील अनुपात का नियम उत्पादन के कितने स्तर की व्याख्या करता है। बताया हुआ है, इस तरह का ग्राफ मैंने बहुत बार बताया है। 3 भागों में बांट दीजिए, पहला, दूसरा और ये तीसरा अवस्था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, 3 अवस्था का जिक्र करता है। 10वां नंबर क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन स्थिर लागत का एक उदाहरण है। अस्थायी कर्मचारी का वेतन या फिर प्रति इकाई बिजली बिल, दैनिक मजदूर की मजदूरी या कच्चे माल पर व्यय। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा अस्थायी कर्मचारी का वेतन। 11 नंबर क्वेश्चन है, मुक्त प्रवेश और निकासी की स्थिति में एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार में संतुलन कीमत खाली स्थान के बराबर होती है। तो किसके बराबर, न्यूनतम कुल लागत
न्यूनतम औसत लागत, न्यूनतम सीमांत लागत या अधिकतम लागत। इसका करेक्ट आंसर जो होगा बी हो जाएगा, न्यूनतम औसत लागत। 12 नंबर है, एक उत्पादक का उद्देश्य क्या होता है? लाभ अधिकतम करना, लागत अधिकतम करना, आगम अधिकतम करना या लाभ न्यूनतम करना। तो बनाने वाला हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना ही चाहेगा, ए हो जाएगा लाभ अधिकतम करना। 13 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार की बाजार संरचना में किसी वस्तु का एक और केवल एक उत्पादक होता है? देखिए ये बहुत बारी क्वेश्चन बताया, सब बताया ही क्वेश्चन आया है। तो यहाँ है आपका ऑप्शन में एकाधिकार, अपूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता या फिर अल्पाधिकार। तो यहाँ पर है एक उत्पादक, तो बेचने वाला जब एक रहेगा तो वो एकाधिकार हो जाएगा। 14 नंबर है, एक विक्रेता को 5 रुपया प्रति इकाई कीमत पर किसी वस्तु की 60 इकाई की बिक्री से प्राप्त कुल आगम की राशि क्या होगी? तो कुल आगम का फॉर्मूला, मतलब कुल आगम को लोग टीआर कहते हैं, तो मूल्य गुने मात्रा। मूल्य कितना है 5 और मात्रा है 60, बस गुना कर दीजिए इसको, तो 6 पचे 30 मतलब 300। कहाँ है ऑप्शन में? सी ऑप्शन करेक्ट है, सी। 15 नंबर है आपका, उत्पादन कर में वृद्धि से किसी वस्तु की पूर्ति स्थिर रहती है, वृद्धि होती है, कमी होती है, इनमें से कोई नहीं। तो उत्पादन कर में यदि वृद्धि कर देगा तो क्या होगा, वस्तु की जो पूर्ति हो जाएगा उसमें कमी हो जाएगा। 15 का सी हो जाएगा, कमी होती है। 16 नंबर है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक समष्टिगत आर्थिक एजेंट है? एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक दुकानदार या बैंक। तो आपका करेक्ट जो आंसर है वो हो जाएगा बैंक। 17 नंबर है, पूर्ति अपने लिए मांग का सृजन स्वयं करती है। बताया हुआ क्वेश्चन है, बोले थे ये आएगा। तो यह किसने कहा था? जेबी से ने, एडम स्मिथ ने, मार्शल ने या फिर पिगू ने। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका जेबी से। 18 नंबर है, निम्नलिखित में से किस चर का संबंध समय के एक निश्चित बिंदु से होता है? तो निश्चित बिंदु से वस्तु, प्रवाह, स्टॉक, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका निश्चित किस चर का संबंध समय के एक निश्चित बिंदु से होता है, मतलब ठहराव है स्टॉक। तो यहाँ पर आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 19 नंबर है आपका, जीएनपी और एनएनपी में क्या संबंध है? तो यहाँ पर है आपका जीएनपी बराबर एनएनपी माइनस घिसावट, एनएनपी बराबर जीएनपी प्लस घिसावट। सी है जी एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस घिसावट और जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस घिसावट। तो इसका आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका सी, एनएनपी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट बराबर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डिफिसिट। 20, स्टॉक चर का एक उदाहरण है। स्टॉक चर का उदाहरण क्या है? तो मुद्रास्फीति, पूंजी, आय या फिर व्यय। तो आपका स्टॉक चर का उदाहरण है पूंजी। 21 नंबर है, जीडीपी की गणना की किस विधि में अंतिम वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य को शामिल किया जाता है? तो यहाँ पर है उत्पाद विधि, आय विधि, व्यय विधि या इनमें सभी। तो आपका है अंतिम वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य में शामिल किया जाता है। आपका करेक्ट आंसर होगा उत्पाद विधि। 22 नंबर है, किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे? ये भी क्वेश्चन बताया हुआ बहुत बार आया है एग्जाम में। तो रॉबर्टसन है, जेएम केन्स है, हार्ले विदर्स है और मार्शल है। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा सी, हार्ले विदर्स। 23 नंबर, यदि केंद्रीय बैंक वैधानिक तरलता अनुपात को बढ़ा दे तो व्यावसायिक बैंकों को ऋण देने की क्षमता में क्या होगा? वृद्धि होगी, कमी होती है, कोई परिवर्तन नहीं होता, वृद्धि या कमी हो सकती है। तो यहाँ पर है कि तरलता अनुपात को बढ़ा देगा, वैधानिक तरलता अनुपात मतलब CRR को बढ़ा देता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका आपका कमी हो जाएगा, ऋण देने में कमी करेगा, मतलब कम ऋण देगा। 24 नंबर है, भारत का केंद्रीय बैंक। देखिए आसान क्वेश्चन है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है कि भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक ऑफ इंडिया कि भारतीय स्टेट बैंक। तो नोट में क्या रहता है? नोट कौन छापता है? भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर, ब्याज दर में वृद्धि होने से मुद्रा की किस मांग में कमी होती है? तो दैनिक लेन देन, मुद्रा की आपातकालीन मांग, आड़ी मांग या सट्टेबाजी मांग। तो यहाँ पर होता है ब्याज दर में जब वृद्धि होती है तो मुद्रा की सट्टेबाजी की मांग में क्या होती है? कमी हो जाती है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 26 नंबर है, उपभोग फलन C बराबर A प्लस BY में स्वायत्त उपभोग है। तो स्वायत्त उपभोग जो है वो आपका क्या हो जाएगा?
तो यहाँ देखिए बी जो है वो MPC को बताता है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को, और ये ए जो है वो आपका स्वायत्त उपभोग को बताता है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बी में क्या हो जाएगा, ये इसका पूछ रहा है तो ए हो जाएगा। 27 नंबर है, भारत में निम्नलिखित में से किस उत्पाद को जीएसटी से बाहर रखा गया है? तो जीएसटी से बाहर तंबाकू उत्पाद, लेखन सामग्री, आभूषण या पेट्रोलियम उत्पाद। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो पेट्रोलियम उत्पाद हो जाएगा। यदि MPC बराबर 0.6 है तो MPS का मान क्या होगा? देखिए ये भी बताए थे, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा MPC प्लस MPS बराबर 1 होता है। तो MPS बराबर हो जाएगा 1 माइनस 0.6। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक में 0.6 को घटा दें तो 0.4 बचेगा। तो आपका कहाँ पर है ऑप्शन में? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 0.4 बी ऑप्शन। 29 नंबर, व्यापार संतुलन का अर्थ होता है तो वस्तुओं के आयात और निर्यात से, पूंजी के लेन देन से, कुल डेबिट तथा क्रेडिट से, इनमें से सभी। तो यहाँ पर 29 नंबर, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है व्यापार संतुलन के अंतर्गत वस्तुओं के आयात और निर्यात से होता है। मतलब दृश्य मदों का जो आयात निर्यात होता है वो व्यापार संतुलन में आता है, और दृश्य और अदृश्य मद यदि रहता तो वहाँ पर भुगतान शेष हो जाता। यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो ए हो जाएगा। और लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, भुगतान शेष का घटक है तो किसका घटक है? चालू खाता, पूंजी खाता, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। तो बच्चों ये थे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में आर्ट्स में पूछे। आप लोगों ने कितना सही किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।